हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 14 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष तमिलनाडु राज्य में नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत में था, जिसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में मिली थी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुख्यतः इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, आमरी नामक सैंधव स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। आमरी नामक सैंधव स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आमरी स्थल की खोज और उत्खनन 1929 ईस्वी में NC मजुमदार ने की थी। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन किलेबंदी के साक्ष्य, मृदभांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य, बारहसिंगा के साक्ष्य आदि यहाँ से मिले हैं। इसीलिए यह प्राक हड़प्पा व हड़प्पा का संक्रमण स्थल प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उस्तरा कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। सूती कपड़ों से लिपटा हुआ एक उस्तरा कालीबंगा से मिला है। 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की तथा 1961 में बीबी लाल और BK थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन किया गया। कालीबंगा से हड़प्पा काल के तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक युग्म समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हंटर ने। हंटर ने कहा था कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, जबकि इरफान हबीब ने हड़प्पा संस्कृति को युद्ध जनित संस्कृति कहा है। पोशेल ने हड़प्पा राज्य में निगम तत्व की प्रधानता मानते हुए इसका शासन नगर परिषद जैसे संस्थाओं से संचालित बताया है। मैके ने मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में होना बताया है। अगला प्रश्न है, संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अल्लादीनों से आभूषण के ढेर प्राप्त हुए हैं, जिसमें चांदी काफ़ी संख्या में मिली है। हड़प्पा सभ्यता से सोने, चांदी, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों व कांचली मिट्टी का प्रयोग आभूषण बनाने में बहुतायत से होता था। अगला प्रश्न है, किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चनहुदड़ो। सैंधव नगर चनहुदड़ो में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ से सिर्फ एक ही टीला मिला है, जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी और न ही सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिले हैं।
चनहुदड़ों की खोज 1931 ईस्वी में मजुमदार ने किया था, जबकि इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। चनहुदड़ों को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी थी। गलियां भूल भुलैया जैसी नहीं बल्कि सीधी थीं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर छोटी गलियों में खुलते थे। इसका अपवाद सिर्फ लोथल था। भवनों के निर्माण व अलंकरण में विविधता नहीं था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे चलकर इसकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जिसने तक्षशिला में इसे शिक्षा प्रदान की। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तक्षशिला में। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के निकट चड़ ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी तक्षशिला में ही हुआ था। आगे चलकर ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य बने। मौर्य वंश की स्थापना में सबसे प्रमुख भूमिका इन्हीं की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। इस समय कलिंग का राजा नंदराज था तथा कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के राज्याभिषेक के बाद उसकी प्रथम तथा अंतिम युद्ध विजय कलिंग की थी। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा युद्ध बंदी बनाए गए। अगला प्रश्न है, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म महामात्रों को भेजकर। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार धर्म महामात्रों को भेजकर किया। अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार उसने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इनका मुख्य कार्य जनता को धम्म की बातें समझाना तथा धम्म के प्रति रुचि पैदा करना था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज 7 जातियों में विभाजित था। ये जातियाँ दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद थी। संख्या की दृष्टि से समाज की सबसे बड़ी जाति किसानों की थी, जबकि सबसे छोटी जाति सभासदों की थी। दार्शनिकों की 2 श्रेणियां ब्राह्मणों और श्रवणों की थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्थर पर। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं,
मूल रूप से पत्थर पर उफेरे गए हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए खड़े हैं। इस पर लिखित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमांत प्रांत में। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के सीमांत प्रांत में अवस्थित है। यहाँ से 1836 ईस्वी में जनरल कोट द्वारा अशोक के वृहद शिलालेख की खोज की गई है। शहबाजगढ़ी वस्तुतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान पवन प्रांत की राजधानी थी। शहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है। अशोक का मानसेहरा अभिलेख भी खरोष्ठी लिपि में ही है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता पहचाने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानवतावाद। पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता मानवतावाद था। पुनर्जागरण यूरोप की सबसे प्रगतिशील धारा थी, जिसका उद्भव तो इटली में हुआ, किंतु शीघ्र ही इसने पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया। पुनर्जागरण ने मानव को केंद्र में रखकर मानवतावाद को आगे बढ़ाया, जिसका चरम विकास आगे चलकर प्रबोधन काल में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कुलीन तंत्र वह शासन प्रणाली या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या राज्य का शासन उच्च कुल के लोगों की एक समिति द्वारा चलाई जाती है। वेनिस की सरकार को उच्च कुल के लोगों द्वारा संचालित किया जाता था तथा उनके शासन प्रणाली में उच्च कुल के लोगों की प्रधानता थी, अतः यह कुलीन तंत्र था। अगला प्रश्न है, निकोलो मैकियावेली के नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक समर्थन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। निकोलो मैकियावेली पुनर्जागरण में इटली का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक था। मैकियावेली की ख्याति उसकी रचना द प्रिंस के कारण है, जो कि व्यवहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। मैकियावेली ने नेतृत्व पर विचार करते हुए कहा था कि नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के दौरान इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुनर्जागरण यूरोप की एक ऐसी धारा थी जिसने मानवतावाद को आगे बढ़ाया। इस धारा ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी तथा मानव की महिमा का मंडन किया। यहाँ मानव से तात्पर्य पुरुष और स्त्री दोनों से है। जिस धारा का केंद्र मानव हो वहाँ उसके अधिकारों की चर्चा होना स्वाभाविक है। इस धारा ने मानव को मानव के रूप में देखने की लोगों के अंदर एक समझ विकसित की। अगला प्रश्न है, किस काल को एलिज़ाबेथन काल या शेक्सपियर का युग भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल एलिज़ाबेथन काल या शेक्सपियर युग कहलाता है। पुनर्जागरण की उत्पत्ति इटली में हुई, किंतु इसने शीघ्र ही पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि के रूप में हुई। अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक विलियम शेक्सपियर पुनर्जागरण काल के ही महान पुरोधा थे। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण ने किस चीज से ध्यान हटा दिया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चर्च से। पुनर्जागरण ने लोगों का ध्यान चर्च पर से हटा दिया। पुनर्जागरण ने मानवतावाद को आगे बढ़ाया, जिसमें चर्च का कोई स्थान नहीं था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स प्रथम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन का राजा। उनके राजवंश की वंशानुगत भूमि ऑस्ट्रिया और इनका नीदरलैंड पर प्रत्यक्ष शासन था, जबकि नेपल्स, सिसिली और सार्डिनिया के दक्षिणी इतालवी राज्यों के साथ एकीकृत स्पेन भी उन्हीं का राज्य था। अगला प्रश्न है, स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने किसके नेतृत्व में हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांसीसी ड्रेक के। स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने फ्रांसीसी ड्रेक के नेतृत्व में हराया था। फ्रांसीसी ड्रेक विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले अंग्रेज थे। ड्रेक का विश्व भ्रमण एक गुप्त समुद्री डाकू मिशन था, जिसे महारानी एलिजाबेथ ने स्पेनियों के विरुद्ध स्वीकृत किया था। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चर्चिल ने। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि चर्चिल ने कहा था। चर्चिल 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साम्यवाद। पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा साम्यवाद है। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक समानता की बात करता है, जबकि पूंजीवाद का अधिकतर जोर स्वतंत्रता पर होता है। पूंजीवादी देशों का अगुवा अमेरिका था, जिसका ज़्यादातर पश्चिम यूरोप पर प्रभाव था, जबकि साम्यवादी देशों का अगुवा सोवियत रूस था, जिसका प्रभाव पूर्वी यूरोप पर ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, D.H. लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का वर्णन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्टवुड का। D.H. लॉरेंस ने औद्योगिक और प्रदूषित शहर ईस्टवुड का वर्णन किया है। ईस्टवुड सिटी एक मिश्रित उपयोग बाल विकास परिसर है, जो क्वेजोम शहर, फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के औद्योगिक मालों को सबसे बड़ा प्रतिरोध भारत में कब झेलना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के समय। भारत में ब्रिटेन को औद्योगिक मालों का सबसे बड़ा प्रतिरोध स्वदेशी आंदोलन के समय झेलना पड़ा। 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। इससे ब्रिटेन के औद्योगिक मालों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग। हर्षवर्धन ने कलिंग राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक कन्नौज को केंद्र बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया। इसने महायान बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया तथा इसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 41 वर्ष तक। हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 606 से लेके 647 ईस्वी तक कुल 41 वर्ष तक शासन किया। अगला प्रश्न है, वाणभट्ट का हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। वाणभट्ट का हर्षचरित संस्कृत भाषा में रचा गया है।
हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। वर्धन वंश के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत हर्षचरित है। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में तुल्यमेया कर किस पर लगाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक प्रकृति की वस्तुएं। हर्ष के शासनकाल में तुल्यमेया कर व्यापारिक प्रकृति की वस्तुओं पर लगाया गया था। हिरण्य व्यापारियों से किया जाने वाला नकद कर था। भाग भोग भू राजस्व तथा दैनिक फल फूल सब्जियों आदि का सम्मिलित कर था। राज्य की आय का प्रधान साधन भू राजस्व था, जिसे भाग कहा जाता था, जो प्रायः उपज का 1/6 भाग होता था। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है। 634 ईस्वी का यह शिलालेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। इसके रचयिता रवि कीर्ति थे। अगला प्रश्न है, कथन एक है, सामंती व्यवस्था ने लोगों के आर्थिक जीवन को गांवों तक सीमित कर दिया और इसने मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। दूसरा कथन है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की गिरती प्रक्रिया ने सेवाओं के आदान प्रदान और वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया। दोनों कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बाण ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाचती लड़कियां। बाण ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख नाचती लड़कियों के लिए किया है। वर्धन वंश के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत बाणभट्ट का हर्षचरित है, जो ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित काव्य तथा गद्य काव्य है। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं, जिसे उच्छ्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंगतु पराड़ी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयांकोडार की। कलिंगतु पराड़ी जय गोडार की रचना है। जय गोडार चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का दरबारी था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक के समय चोल प्रतिनिधि मंडल चीन गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुलोत्तुंग प्रथम के समय। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। ये दूत मंडल अपने साथ शीशे का सामान, कपूर, चिकन आदि उपहार स्वरूप ले गए थे। बदले में इन्हें 61,800 ताम्र सिक्के प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, माधवी ने कोवलन के वापस चले जाने पर कौन सा धर्म अपना लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। माधवी ने कोवलन के वापस चले जाने पर बौद्ध धर्म अपना लिया। कोवलन व माधवी की कथा ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ की रचना इलंगो आदि काल ने की थी। इसमें 30 सर्गों सहित एक प्रस्तावना भी है। इसमें कोवलम और कन्नगी पति पत्नी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक चोलकालीन बंदरगाह था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चोल काल दक्षिण भारत में व्यापार व वाणिज्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है। चोल काल में मुख्यतः चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा फारस के साथ कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों से व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, चोल कालीन ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुर्रम। चोलकालीन ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। प्रत्येक नाडु का विभाजन कुर्रम अर्थात ग्राम समूह में किया जाता था। कुर्रम में ग्राम समूह के अतिरिक्त नगरों को भी समाहित किया गया था। बड़े नगरों में गठित कुर्रम को तनयंत कुर्रम कहा जाता था। प्रत्येक कुर्रम में सामान्यतः 50 गांव होते थे। कुर्रम के नीचे ग्राम होते थे। अगला प्रश्न है, चोलों के दक्षिण में कौन सी राजनीतिक शक्ति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पांड्य। चोलों के दक्षिण में पांड्य एक राजनीतिक शक्ति के रूप में थे। प्रथम पांड्य साम्राज्य 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक था। इसमें अरिकेसरी मारवर्मन महत्वपूर्ण शासक था। द्वितीय पांड्य राजवंश 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा तथा विक्रम पांड्य इस वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, चोल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कावेरी। चोल साम्राज्य की सबसे प्रमुख नदी कावेरी थी। कावेरी नदी को चोल साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था। कावेरी डेल्टा अपने उर्वर भूप्रदेशों और महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, गिलोटिन डैश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक उपकरण जिसमें 2 डंडे और एक ब्लेड होता था, जिसके ऊपर एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था। गिलोटिन का प्रयोग फ्रांस में होता था। फ्रांसीसी क्रांति के समय अनेक व्यक्तियों को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया गया। क्रांति के दौरान फ्रांस के राजा और रानी को भी गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दशा में लौटो किस प्रमुख विचारक का नारा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूसो का। प्राकृतिक दशा में लौटो का नारा प्रसिद्ध विचारक रूसो ने दिया था। रूसो फ्रांस का एक प्रमुख दार्शनिक था तथा इसने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने जनरल विल का सिद्धांत दिया, जिसे आगे चलकर रॉबेस्पियर ने ग्रहण कर एक हिंसात्मक गणराज्य की स्थापना की। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना में भी रूसो के विचार को लिया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंसात्मक। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप हिंसात्मक था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई तथा यह क्रांति एक रक्ति रंजित क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजनीतिक निकाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टेट जनरल। फ्रांस का राजनीतिक निकाय स्टेट जनरल कहलाता था। स्टेट जनरल में ही फ्रांस के राजनीतिक मामलों पर चर्चा होती थी। स्टेट जनरल के सदस्य 3 भागों में बटे थे। सामंत वर्ग को प्रथम स्टेट कहा जाता था। पादरी वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे। मध्य और निम्न वर्ग तृतीय स्टेट में आते थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में राजतंत्र के समाप्त होने के बाद एक सम्मेलन द्वारा फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, जो एक गणराज्य में ही संभव था। इसीलिए फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया था। इसी गणतंत्र में रॉबेस्पियर का जन्म हुआ, जिसने अपनी इच्छा स्थापित करने के लिए क्रांति के पुत्रों की हत्या कराना शुरू कर दिया।
अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीन लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्सेस और लॉरेन प्रांत। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। इस संधि के माध्यम से जर्मनी को अल्सास लॉरेन का प्रांत फ्रांस को देने पड़े। बेल्जियम, पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता की मान्यता जर्मनी को देनी पड़ी। राइनलैंड प्रदेश में आगामी 15 वर्षों तक मित्र राष्ट्र की सेनाएं रखी जानी थी। इस प्रकार इस संधि के माध्यम से जर्मनी को पंगु बना दिया गया। अगला प्रश्न है, एफ.डी. रूजवेल्ट किस पार्टी से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक पार्टी से। एफ.डी. रूजवेल्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। राष्ट्रपति पद के लिए वे 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 तक इस पर बने रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। अगला प्रश्न है, वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में किस नीति को मजबूती मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुष्टीकरण की नीति को। वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति को मजबूती मिली। 1929 से 30 के दौरान पूरे वैश्विक स्तर पर मंदी आई। इसकी शुरुआत तो अमेरिका से हुई, किंतु यह शीघ्र ही पूरे विश्व में फैल गया। अगला प्रश्न है, चीन किस देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान के। चीन जापान के तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना। जापान शुरू से ही एक उपनिवेशवादी देश था। जापान का औपनिवेशिक प्रभाव चीन पर था। जापान ने चीन के संबंध में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, जिसके तहत उसने जापान को उतनी ही सुविधाएं और स्वतंत्रता प्रदान की जिससे उसका औपनिवेशिक हित प्रभावित ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।